नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। और भारत, वैसे तो मेक इन इंडिया में भारत का कोई मुकाबला अब नहीं हो रहा है। भारत के हथियार भी बाहरी देशों में अब जा रहे हैं, लेकिन भारत अब कंटेंट की दुनिया में भी कंटेंट क्रिएटर में मेक इन इंडिया कंटेंट क्रिएटर का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बड़ा सा समिट होने जा रहा है जिसमें दुनिया के कई देश उसमें शामिल हो रहे हैं और कई देशों के INB मिनिस्टर्स के साथ एक बैठक भी होने वाली है। वेब्स मुंबई में 1 तारीख से 4 तारीख तक चलेगा। क्या कुछ रहेगा इस वेब्स में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, जो कि INB मिनिस्ट्री के प्रवक्ता भी हैं और ADG भी हैं, और सारे वेब्स का काम अभी फिलहाल इनके अंडर में है। मैं मानती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है सर, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम आपसे चुराया है। क्या है ये वेब्स? जय, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, विश्व दृश्य श्राव्य एवं मनोरंजन समिट, ये एक विचार है, एक परिकल्पना है। ठीक वैसे ही जैसे आज आप दावोस को एक ब्रांड के रूप में दुनिया में जानते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, जैसे कान को पूरी दुनिया एक फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरीके से भारत की भी ये मंशा है, ये इच्छा है कि भारत भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरह एक वर्ल्ड एंटरटेनमेंट फोरम जैसी कोई चीज़ बनाए, वर्ल्ड क्रिएटिविटी फोरम जैसी कोई चीज़ बनाए, और वेव्स उसका माध्यम बने। वेव्स वो मंच दे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे, जो कि न सिर्फ भारत को पूरी दुनिया का क्रिएटिव हब बनने में मदद करे, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश भी देना चाहता है कि वी आर कनेक्टिंग क्रिएटर्स, वी आर कनेक्टिंग कंट्रीज। हम दुनिया भर के क्रिएटर्स को एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं, हम देशों को भी जोड़ना चाहते हैं। तो भारत सदियों से किसी देश पे आक्रमण करके, राज करके कभी नहीं जीता। भारत अपने सांस्कृतिक गुणों के कारण दुनिया के दिलों पे उसने हमेशा राज किया है। भारत का योग हो, भारत का आयुर्वेद हो, ऐसी चीजें जो सॉफ्ट है। तो भारत की जो दुनिया में छवि है वो विश्वास की छवि है। हम हमेशा दुनिया का दिल इस आधार पे जीते हैं कि हमारी रिच संस्कृति, हमारी भाषाई वैविध्य और कहानी कहने का हमारा अंदाज, मनोरंजन जगत, मीडिया जगत जिसे हम आज कहते हैं, ये सदियों से बहुत अच्छा है। आप इंडोनेशिया में जाएंगे, रामायण दिख जाएगा आपको, प्रमाण महाभारत का प्रमाण दिख जाएगा। जो ये कहने का मतलब है कि उस एरा में भी हम ये सारे संदेश पूरी दुनिया को लेके गए। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी हेरिटेज है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, भाषाई वैविध्य है, कहानी कहने का हमें अंदाज है। साथ ही आज हमारे पास नई एरा का कोडर भी है। हम दुनिया में सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर हमारा कला और हमारा कोड मिल जाए तो हम हमारी आधुनिक पीढ़ी, जो कि ये बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे याद आता है कि जब सिलिकॉन सिटी की बात होती है तो कोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉय सिलिकॉन सिटी में हैं तो वो भारत के हैं और कोडिंग के मास्टर माने जाते हैं। तो कला और कोडिंग का जब संगम होगा तो इस आधुनिक दुनिया में क्रिएटिविटी और कंट्रीज का क्या कनेक्शन होगा, यही वेव का ध्येय है जो आप बताना चाहें। कैसे कैसे ये काम करेगा, क्या क्या प्लेटफॉर्म रहेगा, किन किन को यहाँ पे मौका मिलने वाला है, और किस तरह से न्यू कमर्स को, खासकर यंग कमर्स जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहें तो वो उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग का कोई जवाब नहीं होता है, टेक्निकली इतने हाईटेक होते हैं कि उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। क्या भारत के हाईटेक यंग जो है वो दुनिया पे राज कर पाएंगे कला की दृष्टि से? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, अंग्रेजी पढ़ाई के चलते ऐसा हुआ है कि कुछ लोग इंजीनियरिंग में चले गए, कुछ लोग कोडिंग में चले गए, कुछ लोग दूसरी फील्ड में चले गए, लेकिन क्रिएटिविटी तो मोहताज नहीं है किसी एक फील्ड की। क्रिएटिव हर आदमी हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पारंपरिक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जगत में तकनीक की बाध्यताएं होने के कारण जो चीजें पिछली पीढ़ी तक नहीं एक्सप्लोर्ड थी, वो तकनीक के आ जाने से आज एक्सप्लोर्ड हैं। तो हमारे पास युवा पीढ़ी में नए रचनाकार हैं जो अपनी ही बात को कहने के लिए तकनीक का सहारा लेते हैं, जो इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। आपको यहीं बैठ के वो बता देंगे। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। आप योग कर रहे हैं तो आपका योग में मुद्रा या आसन कितना गलत है वो आपको करते समय ही बता देंगे। सामने सामने बता देंगे। तो एक सोल्यूशन इसमें क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस में आगे निकल के आया, जिसका नाम था पोज परफेक्ट। तो अगर आपका, और ये क्रिएट इन इंडिया प्रतियोगिताओं में एक्सटेंडेड रियलिटी करने वाले बच्चों को जो प्रतियोगिता दी गई उनमें से एक प्रविष्टि थी। ऐसी अनेकों प्रविष्टियां हैं। तो इसको भारतीय बच्चों ने ही किया है? भारतीय बच्चों ने किया है, भारतीय टीम ने किया है। और इनफैक्ट ये टॉप 5 में नहीं आ पाई, टॉप 10 में आई, लेकिन टॉप 5 में भी नहीं आ पाई। इनसे भी अच्छे लोगों ने दूसरा काम किया है।
जैसे मान लीजिए आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करने में आपके पास 6 इमेजेस हैं, तो 6 इमेजेस का एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना के रियल टाइम में वो कैसे लगेगी, उसे घुमा के देखें तो वो कैसे दिखेगी, एक दूसरी टीम ने इसका भी सोल्यूशन निकाला है। इसी प्रकार से अनेकों प्रतियोगिताएं हैं जिन प्रतियोगिताओं का मूल उद्देश्य यह था कि सेवा की दृष्टि से सामाजिक क्षेत्रों में जन उपयोगिता के आधार पर उन्हें प्रोजेक्ट्स दिए गए थे कि आपका कोई विचार है तो विचार रखिए, आप उस विचार का स्केलेबल बिजनेस प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वो रख दीजिए। ऐसे 6 महीने के लगातार पिछले प्रयास के बाद आज तमाम एसोसिएशंस के द्वारा, सरकार तो इसमें कैटलिस्ट है, सरकार नहीं कर रही, सरकार ने प्रोफेशनल बॉडीज को ये जिम्मेदारी दी है। जैसे मान लीजिए कॉमिक एसोसिएशन है तो उसको बोला है कि जो विधा पीछे कहीं छूट गई है कॉमिक्स का माध्यम, जो कि छोटे बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, तो उसको फिर से तराशो, आज नए सुपर हीरोज के हिसाब से नई कॉमिक्स बनाने वाले प्रतिभागियों को पहचानो। तो अच्छे कॉमिक्स लिखने वाले 10 लोगों की पहचान हुई है जो वेव्स के मंच अपना काम दिखाएंगे। मतलब इसी प्रकार से अमर कथा जो है वो नए फॉर्म में दिखाई देगी। बिल्कुल, और इसी प्रकार से जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ खेलते हैं, इसमें ये कोशिश की गई आप गेम्स बनाओ और हो सके तो मनोरंजक के साथ साथ शिक्षाप्रद के साथ ज्ञानवर्धक खेल बनाओ, ताकि आप खाली खेलो नहीं, बनाओ भी, और उस कोडिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जगत के उत्पाद बनाने को, जनोपयोगी चीजें बनाने के लिए प्रेरणा दी गई। फाइनली ऐसे कई चीजें सामने निकल के आई हैं। एआई का मैंने भी सुना है कि एआई के लिए भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म रखा गया है। हाँ, एआई एक टेक्नोलॉजी है, इसका खुला मंच है, ये हर चीज का इस्तेमाल करता है, एआई का भी इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए इसमें एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है ट्रूथ टेल हैकाथन। मतलब अगर आप फेक न्यूज आ रही है मार्केट में तो आप क्या टेक्निक का उपयोग करके बता सकते हैं कि ये फेक न्यूज है, आप इसको पकड़ सकते हैं। तो एक प्रतियोगिता ये भी थी। अनेकों प्रतियोगिताएं हैं जो कि इंडस्ट्री की मांग है आज की तारीख में, और इसको प्रोफेशनल्स ने ही डिजाइन किया है। जो लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज की उन्होंने मार्केट की नीड के अनुसार प्रतियोगिताएं रखी, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रख करके प्रतियोगिताएं रखी, और ये कोशिश की कि आज के युवा को हम एक दिशा दे सकें, उसको नेम एंड फेम दे सकें, ताकि उसके काम को हम जब बाजार दें तो वो समय रहते भारत का भविष्य में आने वाले दिनों में नेतृत्व कर सके अपने स्किल सेट के आधार पर। चलिए, ये तो न्यू एरा के आप एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है जिसमें कंटेंट होता है, जिसमें इमेजिनेशन होता है, जिसमें फीलिंग्स होती है, जिसमें वो हर गहराई होती है। वो पारंपरिक है लेकिन हर एरा में अपने आप एक अपना छाप, एवरग्रीन जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए यहाँ पे क्या जगह है और उसमें क्या क्या फॉर्मेशंस में चेंजेस वो भी इसका हिस्सा है। जैसे मैंने आपको कहा कि 32 अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं, उनमें 7 से 8 फिल्म जगत का जो पारंपरिक क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आधुनिकता लाने का प्रयास है। जैसे मान लीजिए फिल्में क्यों पॉपुलर हुई, कभी ना कभी फिल्म के पोस्टर बने, ठीक है, कभी ना कभी फिल्म के ट्रेलर बने, तो इसमें प्रतियोगिताएं हैं, उनका नाम है पोस्टर मेकिंग, ट्रेलर मेकिंग। तो आज की तारीख में तकनीक का उपयोग करके भी क्या आप उसी जैसे अच्छे पोस्टर बना सकते हैं जो आपको उस जमाने की फीलिंग देते हो, या क्या आप ट्रेलर अच्छा बना सकते हैं तकनीक का इस्तेमाल करके। तो बदलते वक्त के साथ पुरानी विधाएं, जो पारंपरिक विधाएं थी, उन्हीं विधाओं में नए लोगों को नए समय पे मौका देते हुए पारंपरिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इनफैक्ट संगीत की बात करें तो संगीत में एक वाह उस्ताद करके प्रतियोगिता है जो दिल्ली घराना ने दूरदर्शन के साथ किया है। उसका भी उद्देश्य है कि शास्त्रीय संगीत में गायन और बजाना, इन दोनों ही चीजों में जो थोड़ा भूला जा रहा था उसमें भी युवा प्रतिभा को पहचान की जा सके और उसे वैश्विक मंच दिया जा सके, क्योंकि हमारा शास्त्रीय संगीत भी दुनिया में काफी लोकप्रिय है। एक अंतिम सवाल, हर मंजिल का अगर बात करें, इस तरह की जो भी प्लेटफॉर्म तैयार होते हैं, हर मंजिल का अंत जो है वो एंड जो है रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से अगर हम भारत की आर्थिक मजबूती को देखें तो कितना ये कंफर्टेबल होगा, कितना हेल्पफुल होगा, क्या वो तीसरी शक्ति जो भारत बनने जा रहा है वे उसका हिस्सा बन पाएगा आर्थिक लिहाज से? भारत की इच्छा, जैसे मैंने आपको कहा, भारत देखो हर व्यक्ति, हर देश ग्रो कैसे करता है दुनिया में, अपनी स्ट्रेंथ पे ग्रो करता है। तो हमारी स्ट्रेंथ है कि हम सॉफ्ट पावर हैं, सदियों से हम हमारी कुछ गुणों के आधार पर दुनिया में जाने जाते हैं, हमारे ब्रांड्स हैं वो, योगा, आयुर्वेद इत्यादि। इसी तरीके से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में
कहानी कहने का जो हमारा पुराना अंदाज था, बदलते समय के साथ हम उसी कहानी को एनिमेशन से कहें, विजुअल इफेक्ट से कहें, एक्सटेंडेड रियलिटी से कहें, आप आज की तारीख में कभी-कभी साउंड एंड लाइट शोज़ देखते हैं, लेज़र, वाटर शोज़ देखते हैं, तो ये आपने पिछले 20 सालों में अनुभव किया होगा कि भारत की कई छोटी-छोटी कंपनियों ने संग्रहालयों में इस तरीके के बहुत सारे उत्पाद बना दिए हैं, जो आपको रियल टाइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक छोटे बच्चे को इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कथा कहने की तकनीक है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में पिछले 10-15 सालों में ये जो अच्छा भी काम हुआ है और आने वाले दिनों में जो लोग ये कर सकते हैं, हम उन्हें मंच दें और पूरी दुनिया में वो राज कर सकें आने वाले दिनों में। न्यू कमर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करें तो उसको मंत्रालय उनको सक्षम बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए फाइनेंशियल, अच्छा ये वेब प्लेटफॉर्म कितना हेल्पफुल रहेगा? इस सबसे पहले तो मंत्रालय का जो सबसे पहला प्रयास है कि इंडस्ट्री एसोसिएशन जो कि अनुभवी लोगों की होती है, जो सालों उस क्षेत्र में रहे हैं, उनके माध्यम से युवा की पहचान करें। तो जैसे एक ड्यू ज्यूरी के माध्यम से हम सबसे पहले एक थीम देते हैं, कंपटीशन कराते हैं। पिछले 6 महीनों से कंपटीशन हुआ और फाइनली योग्य लोगों की पहचान हुई। ये अगर योग्यता के आधार पर ये जो मानक है, जिसमें आगे आने वाले समय, चूंकि ये पहला वर्जन है, ये सीजन पहला है, पहली वेव्स है, बट हो सकता है 3-4 साल बाद जब दोबारा कभी वेव्स हो, अगले इसके संस्करण हो, तो उसमें पूरी दुनिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हमारा ब्रांड बनेगा। अभी तो हमने ब्रांड की शुरुआत की है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आगे, जैसे कान एक लंबे समय से, दावोस एक लंबे समय से अपने आप को एक ब्रांड बना चुका है, तो हमारा भी ब्रांड बने और पूरी दुनिया को लगे कि भारत में जो तकनीक है जिससे सिलेक्शन हो रहा है वो बड़ा फेयर है। ये जो बाहरी देशों के जो आईएनबी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ एक समिट होनी है। इस वेव्स के मंच पे 2 तारीख को एक विशेष इवेंट है जिसका नाम है ग्लोबल मीडिया डायलॉग। ग्लोबल मीडिया डायलॉग का उद्देश्य ये है कि राजनीतिक स्तर पे, मतलब सूचना प्रसारण मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय, कई देशों में संस्कृति मंत्रालय होता है, तो वो ये काम देखता है। तो ये जो मंत्रालय हैं, मीडिया संबंधी और मनोरंजन संबंधी विषय वस्तु पर उनके देशों में भी चुनौतियां आई हैं। टेक्नोलॉजी के आने से, डिजिटाइजेशन के आने से, एआई के आने से, नकली आवाज़ें जनरेट हो जाती हैं, नकली इमेजेस, तो इससे जो भी वैश्विक चुनौतियां आई हैं, और उन सारी चुनौतियों का अगर हम यहाँ पर उसका अध्ययन करें, एक दूसरे के साथ चर्चा करें, तो हम शायद ये निचोड़ निकाल सकते हैं कि आने वाले दिनों में वैश्विक नीति हम ऐसी कौन सी बनाएं जिससे हमारे हितों की रक्षा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो देखिए, ये कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी को लेकर के क्रिएटिविटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है वेब, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो न्यू माइंड है, जो कि जिसको हम कहते हैं खुरापाती, जो हर वक्त कुछ करना चाहता है, हर वक्त कुछ नया करना चाहता है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सटीक जगह बन सकती है। बिल्कुल। जय हिंद।